2047 यानी कि 2047 तक जो हमारा लक्ष्य है, हमारे देश को डेवलप्ड नेशन बनाना यानी कि विकसित भारत बनाना, उसके लिए क्या क्या विजन होना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे युवाओं के साथ पिछले कुछ समय के अंदर चर्चा करी गई, जिसके माध्यम से जो गोल्स निकल के आए वो ये थे कि कैसे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, ये कहीं ना कहीं सारे हमारे गोल्स हैं 2047 के। तो इसके लिए लोगों के लिए इनपुट्स लिए गए, हमारे युवाओं से इनपुट्स लिए गए कि 2047 के टाइम के ऊपर भारत को वो किस डायरेक्शन में देखना चाहते हैं, एंड उस हिसाब से एक विजन डॉक्यूमेंट रेडी किया गया, जिसके रिगार्डिंग हमारे मिनिस्टर्स ने उसको डिस्कस भी किया। दोस्तों, डेट है आज की 4 मार्च 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। स्टार्टिंग करते हैं टॉपिक की विद अ सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली। मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पर ना इंडिया के द्वारा एक रेजोल्यूशन दिया गया। ये रेजोल्यूशन था विद रिगार्ड्स टू कि कैसे हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स को प्रमोट कर सकते हैं। देखो, मैं हमेशा ने आपसे यही बात करी है कि अगर हमें दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाना है, तो वहां पर सिर्फ आपकी सरकारों का ही नहीं, पर आपके आम लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहता है। इवन हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिशन लाइफ लॉन्च किया गया था 2022 के अंदर। ये मिशन लाइफ क्या था? मिशन लाइफ होता है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अगर देखिए हम अपनी जिंदगी के अंदर कुछ छोटे मोटे चेंजेस भी करते हैं ना, उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मान लो अपने घर के एसी, अपने ट्यूबलाइट्स, ये सब चीजों का यूज नहीं कर रहे, तो उनको हमें बंद कर देना चाहिए। सिमिलरली, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हर बार अपनी खुद की गाड़ी लेके जाने की जरूरत नहीं है, हम पब्लिक व्हीकल्स का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से साइकिल्स वगैरह यूज करना, बाईसाइकिल्स हो गया, तो इनसे कहीं ना मदद ये मिलती है कि आप एनवायरनमेंट को काफी क्लीन रख सकते हो। काफी जो एनवायरमेंट पोल्यूशन हैं उनको हम यहाँ पे होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और होती है, हम जैसे ना अभी फोकस करते हैं लीनियर इकोनॉमी के ऊपर। लीनियर इकोनॉमी क्या होता है? आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको यूज किया, फिर उसको आपने फेंक दिया, खत्म, बात खत्म, प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हो गई। पर अगर मान लो इसी को हम कहीं ना कहीं, इस प्रोडक्ट को रिपेयर के माध्यम से, रिसाइकल के माध्यम से, रीयूज के माध्यम से अगर हम इसको सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उससे भी हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूजेज बिल्कुल अच्छे से हो सकता है। तो ये वेस्टफुल कंजम्पशन वगैरह को हम यहाँ पे हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ना जो अभी यहाँ पे रेजोल्यूशन आया है, उस रेजोल्यूशन के अंदर यही बात करी है कि हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करनी होगी इस चीज के रिगार्डिंग, ताकि इंश्योर किया जाए कि लोगों के अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस आए। लोगों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, उससे कहीं ना कहीं उनका लाइफस्टाइल सस्टेनेबल बनेगा, और जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं, उनके अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद हो पाएगी। तो इंडिया का ये रेजोल्यूशन था, जिसको श्रीलंका और बोलीविया दोनों के द्वारा यहाँ पे को स्पॉन्सर यहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे जो लाइफ का कॉन्सेप्ट था उसको भी यहाँ पे बताया गया, और कैसे 2030 के अंदर ये हेल्प हो सकता है वो सारी चीज़ें बताई गई। तो यहाँ पर मेजर फोकस रहा एजुकेशन और अवेयरनेस लोगों के अंदर लेकर आई जा पाए, ताकि बिहेवियरल चेंज हो। एंड साथ ही साथ जो यूनेप है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसको रिक्वेस्ट किया गया कि आप मेंबर स्टेट्स को, जो भी अलग अलग कंट्रीज हैं, उनको बताइए कैसे अपने यहाँ पे खुद के वो एक्शन प्लान बना सकते हैं एंड वहां पर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को लेकर आ सकते हैं। एजुकेशन और स्किल को भी यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, ताकि ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर पाए। अलग अलग तरह के अवेयरनेस इनिशिएटिव्स किए जाएंगे लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, एंड सारी कंट्रीज इस तरह से अपने अपने यहाँ पे काम करेंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप जानते ही होंगे, हमने 2015 के अंदर इन गोल्स को इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर टोटल आपको 17 ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिल जाएंगे। मैंने काफी बार आपके साथ डिस्कस भी किए हैं। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है ना, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इस तरह टोटल 17 गोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो हमें 2030 को तक इंश्योर करने हैं। इन गोल्स का यही पर्पस होता है कि भैया आप अपने यहाँ पे देश में डेवलपमेंट करो, पूरी दुनिया में डेवलपमेंट करो, पर आपकी जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके डेवलपमेंट को कॉम्प्रोमाइज मत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने खुद की तो डेवलपमेंट कर ली, पर आपने एनवायरनमेंट को इतने खराब सिचुएशन में छोड़ दिया है कि उसका हर्जाना आपकी फ्यूचर जनरेशंस को भरना पड़ रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसी चीज को हेल्प करने के अंदर इंश्योर करता है। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारा जो विश्वास दिवस है उसका स्पेशल ऑफर 10 मार्च तक वैलिड है।
जिसके माध्यम से आपके जो डिफरेंट डिफरेंट आपके सारे जो कोर्सेज हैं, जो सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप बात कर सकते हो यहाँ पे संकल्प 4.0 की, प्रहार 2.0 की, टाइटन 2.0 की। ये ऑलरेडी अफोर्डेबल थे, पर विश्वास दिवस की वजह से ये फर्दर इनकी अफोर्डेबिलिटी और भी इंक्रीज हो चुकी है। इनके सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कैंडिडेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो 3 ईयर कोर्स है प्रारंभ, उसके अंदर भी एक मैसिव डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जाइए, एंड जो भी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सबके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे, तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए अपने इन कोर्सेज के अंदर एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी इनहेंस कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज समुद्र लक्ष्मण। ये क्या चीज़ है? देखिए, ये एक एक्सरसाइज का नाम है, जो एक्सरसाइज किसके बीच में है? इंडिया और मलेशिया के बीच में। ठीक है, इंडिया और मलेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण कंडक्ट कर जाई जा रही है। कहाँ पर? विशाखापट्टनम के कोस्ट के ऊपर। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इंडिया की तरफ से आईएनएस जो किल्तान है, उसका पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक एंटी सबमरीन वारफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट है। कॉर्वेट होता है एक छोटी आपकी जो वॉरशिप होती है, उसको बोला जाता है आपका कॉर्वेट। तो प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत बनी थी। तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से आईएनएस इंडियन नेवल शिप किल्तान और मलेशिया की तरफ से रॉयल मलेशियन शिप केडी लकीर, ये आपको देखने को मिल जाएंगी। इनके माध्यम से कोशिश यही होगी कि दोनों की आप कंट्रीज की नेवीज आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगी, आपस में इंटर ऑपरेबिलिटी इंक्रीज होगी, एंड दोनों नेवीज के बीच में आपस में जो बॉन्ड है ना, वो अपने आप में इंक्रीज हो जाएगा। ये 2 फेज के अंदर कंडक्ट कराई जा रही है। एक है आपका जो बंदरगाह वाला जो हार्बर फेज होता है, एंड दूसरा सी फेज। और इंडिया इस तरह की एक्सरसाइज बहुत अलग अलग कंट्री से याद करता भी है। जैसे पिछले दिनों के अंदर हमने इप्सा MAR को देखा था। इप्सा क्या है? इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, IBSA आप जानते होंगे। IBSA के अंदर ये 3 आते हैं, इप्सा के अंदर इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मैरी टाइम एक्सरसाइज। उसी तरह से SIMEX सिम्बेक्स जिसको बोलते हैं, ये आपकी इंडिया और सिंगापुर के अंदर। SLINEX ये आपकी इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगी। जो INS किल्तान की मैं बात कर रहा था, वो उसका नाम आया है यहाँ पर आइलैंड जो है आपके लक्षद्वीप और मिनी का ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वहां पर जो लोकेटेड है अमनदीवी आइलैंड्स, वहां से ये नाम डिराइव हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखो, आप लोगों के ये जानते होंगे कि जब भी हम बात करते हैं ना इंडिया की डेवलपमेंट की, तो वहां पर आपके कोऑपरेटिव्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। स्पेशली रूरल सेक्टर को डेवलप करने के लिए, अर्बन सेक्टर को भी इनफैक्ट अब तो डेवलप करने के लिए अलग अलग जगह पे आपके कोऑपरेटिव्स का इंपॉर्टेंस रहा है। इतनी इंपॉर्टेंस है कोऑपरेटिव्स की कि हमने एक अलग से रिसेंटली एक मिनिस्ट्री भी बनाई है, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या हुआ है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा ही एक नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। अब ये बेसिकली है क्या? देखो, दरअसल में आप एक चीज समझो, ये एक NBFC की तरह काम करेगी। मैं आपको थोड़ा मीनिंग समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, हमारे जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है ना, तो उनकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर ये जो है NUCFDC, इसका काम रहेगा आपके जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर है ना, उसको सपोर्ट करे। अब इनको सपोर्ट करेगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपके जो स्मॉल फार्मर्स हैं और जो वीकर सेक्शंस हैं, उनको यहाँ पे मदद हो रही है। क्योंकि डायरेक्टली तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है? ये सपोर्ट करेगा बैंकों को, और ये बैंक आपके वीकर सेक्शंस को, आपके स्मॉल फार्मर्स को, इनको सपोर्ट करेंगे। तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे मदद मिलेगी। एंड यहाँ पर ना ये इंश्योर करेगा कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है आपका एस्टेब्लिश्ड है बिटवीन द बैंक्स एंड द वेरियस रेगुलेटर्स, जैसे RBI वगैरह के बीच में एक तरह से कम्युनिकेशन यहाँ पे बना रहे। तो जो भी इश्यूज यहाँ पे आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फेस करते हैं ना, वो इश्यूज ये ना फेस करें, उनको कैसे हम उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बाय बीइंग अ कोऑर्डिनेटिंग यूनिट बिटवीन द बैंक्स एंड द रेगुलेटर्स। साथ ही साथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगी। ठीक है, तो उनको कैपिटल रेज करने के अंदर कैसे इंश्योर किया जा सकता है, ये यहाँ पे मदद मिलेगी। तो टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे यूज वगैरह होगा। ठीक है ना, प्लेटफॉर्म जिसके लिए यहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए हैं। तो इस तरह से एक NBFC की तरह, ठीक है ना, यहाँ पे इसको रजिस्टर किया गया है। बेसिकली RBI के द्वारा इसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया है NUCFDC, यानी कि नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को यहाँ पे NBFC का स्टेटस दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप नोटिस कर पाओगे, तो यहाँ पे ये जो सहकार से समृद्धि की बात है कि कोऑपरेटिव से ही आपकी डेवलपमेंट होती है,
उसका गोल को यहाँ पे अचीव करने के अंदर और आत्मनिर्भरता लाने के अंदर ये हमें हेल्प करेगा। तो इट विल एक्ट एज एन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का आपका अम्ब्रेला बॉडी। ये आपको कुछ पॉइंटर्स इसके रिगार्डिंग ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, FIUIND की बात कर लेते हैं। देखो जब मैं बात करता हूँ ना, आप जानते हो जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की जब हम बात करते हैं या फिर आप और चीज़ों की बात कर लो, तो आप जानते हो कि दुनिया में ना FATF आपको देखने को मिलती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेरर फाइनेंसिंग हो गया, इनको रोकने के अंदर FATF का अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एंड इंडिया में ना यहाँ पर आपको कुछ बॉडीज भी देखने को मिलती है जो FATF के साथ कंप्लाइड है। जैसे आपका ED हो गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। हमने कई बार ED के बारे में चर्चा भी करी है। ED के अलावा ना हमारे पास एक और एंट्री है FIUIND। थोड़ा सा काम इसका अलग इस तरह से है क्योंकि ये जो FIUIND दैट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इसका काम ये है कि आपका कोई भी मान लो आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो आपको कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है उसके रिगार्डिंग, तो सारा जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, उस प्रोसेस को एनालाइज करना उस डेटा वगैरह को, एंड उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन को डिससेमिनेट करना, ये सारे काम कौन देखता है? FIUIND। तो अपने आप में ना अलग अलग हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, अगर उनको कहीं पे लगता है मनी लॉन्ड्रिंग है या टेररिज्म फाइनेंसिंग है, तो अलग अलग एजेंसीज को उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना, ये काम बन जाता है आपका FIUIND का। गेटिंग इट? अभी हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे ना पेनल्टी लगाई है आपके पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बताया गया कि PMLA के कुछ ऑब्लिगेशंस थे, उसका वायलेशन देखने को मिला है। तो ध्यान में रखिएगा, ये ऑर्डर इशू किया गया FIUIND के डायरेक्टर के द्वारा इन अंडर द PMLA एक्ट 2002। साथ ही साथ आप और भी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखने को मिल जाएगी। 2004 के अंदर ये बॉडी बनाई गई थी ताकि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर पाए, रिसीव कर पाए, एनालाइज कर पाए, एंड यही इसके काम यहाँ पे बन जाते हैं। एंड इंडिया का जो एफर्ट्स है अगेंस्ट द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग, उसके अगेंस्ट हम यहाँ पे काम कर पाए। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे आपको टोटल 75 पर्सनल देखने को मिल जाएंगे अंडर FIUIND, जो कि अलग अलग एजेंसी से आते हैं। कुछ आपके CBDT हो गया, आपका RBI हो गया, आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम हो गया, SEBI हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स हो गया। तो अलग अलग एजेंसी से आपके पर्सनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये रिपोर्ट करती है EIC को, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को हेड कौन करते हैं? आपके फाइनेंस मिनिस्टर। तो एक तरह से आप ऐसा मान सकते हो कि दे आर रिपोर्टिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, और जैसा मैं आपको बता रहा था, इनका काम क्या है? आपके मनी लॉन्ड्रिंग के एस्पेक्ट में आपको देखने को मिलता है, राइट। तो एक्चुअली हमारा जो मेन कानून है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, तो ये एक एक्ट है जिसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोटेक्ट किया जाता है, बेसिकली प्रिवेंट किया जाता है। एंड कहीं ना कहीं हमारे जो भी फ्रेमवर्क्स हैं वो इसी पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से आए हैं। तो ये जो आपका ED हो गया और आपका FIUIND हो गया, इनके पास यहाँ पे पावर्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इस एक्ट के माध्यम से आपकी जो बैंकिंग कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरमीडियरीज हैं, तो इनको सबको इंश्योर करना होता है कि वो सारी चीज़ें इंश्योर करें, क्लाइंट्स वगैरह को वेरीफाई करें, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें। और अगर ये सब नहीं होती हैं चीज़ें, तो कहीं ना कहीं मिनिमम 3 साल की सज़ा एंड मैक्सिमम 7 साल की सज़ा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे फाइन वगैरह भी लगाए जाते हैं। नेक्स्ट कुछ लोकेशन पर्सपेक्टिव से चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी क्या हुआ है ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ताकि हम हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स को डेवलप करें। कहाँ पर? देखो यहाँ पे बात हो रही है श्रीलंका के नदन वाले साइड की बात हो रही है। तो एक्चुअल में ना यहाँ पर टोटल 3 रीजन्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक आपका है डेल्फ, जिसको आप नेदुन थीबू के नाम से जानते हैं, और एक है नैन तीबू आइलैंड, और आपका है अनल तीबू आइलैंड। ठीक है, ये सारे आपको जाफना प्रोविंस के बिल्कुल साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली आपका जो पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार वाला रीजन है ना, उसके बिल्कुल पास में आपको ये रीजन्स तीनों के तीनों आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको नाम इनके पता होना चाहिए कि हाँ यार, ये हम बात कर रहे हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये सब पल्क स्टेट के अंदर, स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना, तो नैन तीबू आइलैंड अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो आपको पाक स्टेट के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि श्रीलंका और सदर्न इंडिया को यहाँ पे सेपरेट करती है। काफी डेल्फ आइलैंड के बिल्कुल पास में ही है, जाफना प्रोविंस के बिल्कुल कोस्ट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ना एक्चुअली बहुत सारी स्टोरीज हैं इस पर्टिकुलर आइलैंड के साथ जो लिंक्ड है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम बात करते हैं ना, एक यहाँ पे सीक्रेट बो ट्री मतलब यहाँ पे बोधि ट्री की यहाँ पे एक बात करी जाती है, और ऐसा बोला जाता है कि शायद ये दुनिया का सबसे पुराना ट्री दुनिया के अंदर देखने को मिलता है। इवन ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे गौतम बुद्ध जी थे वो यहाँ पर इस ट्री के ऊपर बैठे भी थे। ठीक है ना, तो इस तरह मतलब कुछ यहाँ पे
इसके साथ लिंक्ड कुछ स्टोरीज हैं। तो ऐसा इस पर्टिकुलर जगह की हिंदुज्म के लिए और साथ साथ बुद्धिज्म के लिए भी अपने आप में इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा बन जाती है। जो 64 आपके शक्तिपीठ देखने को मिलते हैं, उनमें से एक जो है नागपुशानी अम्मान, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप बात करो तो नागदीद विहारे, ये ऐसा बताया जाता है कि बुद्धा जी वहाँ पे गए भी थे, ठीक है ना, और एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया था बिटवीन द टू नागा किंग्स। ठीक है, बुद्धा का स्टैचू आपको देखने को मिल जाएगा, म्यूजियम देखने को मिलता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर ना आपके जो तमिल संगम लिटरेचर है, वहाँ पर भी ऐसा बताया जा रहा है कि शायद इस जगह का मेंशन है, जिसको नाम क्या दिया गया था, मणिपल्लवम। तो काफी सारे अलग अलग इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, कल्चर सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आज की डिस्कशन के बेस के ऊपर आपको कुछ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिनका आंसर मुझे आप नीचे ट्रू और फॉल्स के माध्यम से नीचे कमेंट्स में आंसर अपना बताओगे। इसी तरह से सैटरडे मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जब हम बात करते हैं ना थेयम डांस की, तो थेयम डांस आपका मणिपुर के अंदर नहीं, ये आपका केरला के साथ लिंक्ड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड की बात करूं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जब मैं बात करते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल एक गवर्नेंस जनरल असेंबली होती है, जहाँ पर अलग अलग नेशन स्टेट्स होते हैं। यस, दैट इज इंडीड करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें एनबीएस की, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की, तो आपकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। सरहूल की बात करें, बिल्कुल ये हमने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के बारे में जाना भी था, तो ये चौथी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा एमसीक्यू के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यूज, वहां पर फर्स्ट आपका होमवर्क रहेगा 2021 का एमसीक्यू है, ये आपका इकोनॉमी के साथ डील करता है। इजी क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो डेफिनेटली आप इसको कर पाओगे। दूसरा आपका होमवर्क है थोड़ा ज्योग्राफी का भी, ठीक है, ज्योग्राफी का भी ये काफी इजी टॉपिक है। देखो एल नीनो ला नीना, ठीक है, थोड़ा ट्राई करना इसको, क्योंकि देखो यार पिछले कुछ टाइम के अंदर ना एल नीनो हो गया, ला नीना हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी जो जेट स्ट्रीम्स वगैरह हो गया, या फिर आपके जो विंटर रेन्स आती हैं, ठीक है, तो इनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा मुद्दे ये पिछले कुछ समय के अंदर न्यूज में रहे हैं एंड इनमें से क्वेश्चन आना काफी एक्सपेक्टेड है। तो इसको प्लीज अच्छे से पढ़िएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर कल हम अकॉर्डिंगली इनको भी डिस्कस कर लेंगे। होमवर्क मैंने जो आपको दिया था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ना, काफी इजी क्वेश्चन है अगर आपको टाइमलाइन हिस्ट्री की आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बात करता हूँ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, तो आप जानते हो कि एक्चुअल में ना जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, एक सेकेंड, आपका जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसके बाद आपको देखने को मिलता है जो कांग्रेस है, बेसिकली आपके जो महात्मा गांधी जी है, वो सेकंड आरटीसी के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं, जो कि आपकी 1931 के अंदर आपके लंदन में देखने को मिलती है, राइट। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो ये तो आप सब लोग जानते होंगे सर, 1942 के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। गांधी जी ने वहां पे डू और डाई का जो बात भी कही थी, ठीक है ना, तो इसके बारे में जानते हो। इवन आपका जो क्रिप्स मिशन है वो फेल हो गया था, उसके बाद आपको ये क्विट इंडिया मूवमेंट को यहाँ पे स्टार्ट किया गया। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम बात करें रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी की, तो ये हुई थी फरवरी 1946 के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ था कि आपके जो HMIS तलवार थे, वहां पर जो आपके वर्कर्स थे, मतलब जो आपके रेटिंग्स थे, वो पुअर, मतलब वहां पे पेमेंट अच्छी नहीं होती थी, खाना अच्छा नहीं होता था, और उनको ना डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो वहां पर उन्होंने यहाँ पे म्यूटिनी करी थी 1946 के अंदर, राइट। और इसके बाद ही आप जानते हो फिर बाद में कैबिनेट मिशन को भी यहाँ पे इंडिया में भेजा गया। तो एक्चुअली में थोड़ा सा भी अगर आपको टाइमलाइन क्लियर होता ना, तो आपको पता था यार ये 1931 का है, 1942 का है एंड ये 1946 का है। अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर तक आराम से पहुंच सकते थे। ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे भी दी है, इनको भी आप पढ़ सकते हो। दूसरा होमवर्क जो था वो था विद रिगार्ड्स टू आपका पॉलिटी का एक क्वेश्चन था। अब यहाँ पे एक नोटिस करो, बहुत सारे लोगों को शायद पहली स्टेटमेंट ठीक लगी होगी, पर ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ऐसा क्लासिफिकेशन है। अरे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपका मेंशन होता है, ठीक है, पर ऐसा ये क्लासिफिकेशन वगैरह ये ऐसे नहीं दे रखा। और वैसे भी आप जानते हो, अरे कैबिनेट तो वर्ड ही आपका आई थिंक 44th अमेंडमेंट में आया था, ठीक है ना, जहाँ पे रिटर्न एडवाइस ऑफ कैबिनेट की बात करी गई थी। तो यहाँ पर ना ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र नहीं है। हाँ वैसे होते हैं हमारे यहाँ पे इस तरह से, पर इनको ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं किया गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो एक्चुअल में हमारा जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके माध्यम से ये चीज इंश्योर करी गई थी कि आपके जितने आपके होते हैं, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, वो 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए ऑफ द लोकसभा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन।
अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल PW Only ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो दोस्तों, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।